Okay, our next topic is permutations and combinations from NCERT exemplar. देखो इसमें हमें सब कुछ आता है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आप नाम से देख सकते हैं क्या है। पहला मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो हमें क्लियर है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या बोल रहा है कि सपोज एन इवेंट ई कैन अकर इन m डिफरेंट वेज एंड एसोसिएटेड विद ईच वे अकरिंग ऑफ ई अनदर इवेंट f कैन अकर इन n डिफरेंट वेज। 4 मेरे पास पैंट हैं, 3 शर्ट हैं, तो एक पैंट के साथ मैं 3 शर्ट डाल सकता हूँ ना। ऐसे ही मेरे 4 ऑप्शंस बनेंगे, इसीलिए देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 2 इवेंट्स इज m क्रॉस n। ठीक है। एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि इफ एन इवेंट ई कैन अकर इन m वेज, ठीक है, पैंट डालने के m तरीके हैं, एंड अनदर इवेंट f शर्ट डालने के n तरीके हैं, एंड सपोज दैट बोथ कैन नॉट अकर टुगेदर। आप पैंट शर्ट में इकट्ठे नहीं डाल सकता सपोज, तो दोनों इवेंट क्या हो जाएंगे e और f। ठीक है, सो दोनों के तरीके कितने हो जाएंगे m प्लस n। ये हमने कहाँ देखा था खास तौर पे, और के साथ प्लस आता है हमें पता है। ठीक है ना, या तो m इवेंट हो सकता है या n इवेंट हो सकता है, इकट्ठे नहीं हो सकते। और इधर दोनों इकट्ठे होंगे m क्रॉस n। इस पैंट के साथ ये शर्ट चलेगी, इस पैंट के साथ दूसरी शर्ट भी चल सकती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एंड। दोनों हमारे इकट्ठे होते हैं e एंड f, तो एंड के साथ मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरे को बोलते हैं एडिशन प्रिंसिपल। ठीक है, बाकी सिंपल है, बाकी हमें आता है। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमें फर्स्ट रिजल्ट पता है NCR इज इक्वल टू NC(n-r), ये हमें आता है। सेकेंड इज NCR प्लस NCR-1 इज n+1 CR, ये भी हमें आता है आराम से। थर्ड, n इंटू n-1 CR-1 इज n-r प्लस 1 NCR-1। ठीक है, ये हमारे लिए नया है, तो इसको हम याद कर सकते हैं कैसे कि n-1 CR-1 में अगर मैं n मल्टीप्लाई करूं तो NCR-1 हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या हो जाता है साथ में n-r+1। तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं कैसे हैं। कि लेफ्ट हैंड साइड देखो n-1 r-1, सो n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r+1 हो जाएगा। फैक्टोरियल n-r किया जो मैंने। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा इसके आगे, r-1 का फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा n-r+1 तो एज इट इज, n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे इज n-r+1 का फैक्टोरियल और r-1 का फैक्टोरियल। तो देखो ये चीज़ तो बराबर ही है, इसमें तो कुछ करना नहीं हमने। n फैक्टोरियल के लिए आपको n एक बाहर निकाल लूँ अगर मैं, तो n-1 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। सो n एक बाहर निकाल लेते हैं, n इंटू, या फिर आप ये करो, ये सारा n फैक्टोरियल है, तो ये भी बराबर हो गया। अब बचा सिर्फ ये, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। n-r फैक्टोरियल चाहिए मुझे। अब यहाँ से एक ऊपर देखो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया तो एक निकाल लेते हैं, तो जैसे मैं 1 निकालूंगा -1 इसमें से करूंगा तो क्या आएगा, n-r फैक्टोरियल बचेगा ना। तो ये बिना फैक्टोरियल के कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों बिल्कुल बराबर आ गए। दैट मीन्स दिस रिजल्ट होल्ड्स ट्रू। तो अगर हम इसे याद रख सकते हैं तो हम इसे याद रख लेंगे, और नहीं तो इसको सॉल्व करके किसी भी साइड को दूसरी साइड आराम से आ रही है। एग्जाम्पल 2, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग 7 इन यूनिट्स प्लेस। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 99 और 1000 के बिटवीन, मतलब 3 डिजिट नंबर्स ले रहे हैं हम 100 से 999 तक। तो 7 अगर मैं यूनिट्स प्लेस में है तो फिक्स ही कर दूंगा ये तो मैं। अब इसमें 3 नंबर्स में क्या आ सकता है, देखो
पहले वाले के पास मेरे पास कितनी ऑप्शन है, तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से ही कर देते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, ठीक है, 1 से स्टार्ट होके 9 तक आ सकते हैं। तो कितनी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, 9 ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी आ सकता है सेकंड प्लेस में, ठीक है, 0 भी आ सकती है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, ठीक है। अब इसने देखो हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स नहीं बोला है, इसने कुछ भी यूज़ करने को बोल दिया है। तो यहाँ 10 की, जस्ट वेट, तो यहाँ मैं कितने लूँगा, 9 इंटू 10, 10 नंबर मेरे आगे। सो ये तो मेरा फिक्स्ड आइटम, रेपिटेशन इज़ अलाउड, तो 90 मेरे पास ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स 7। अब इसमें क्या है, वो कह रहा है कि एटलीस्ट एक डिजिट 7 होना चाहिए। तो सेकंड पार्ट में मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक 7 होना चाहिए, मतलब एक भी 7 हो सकता है, 2 भी 7 हो सकते हैं, तीनों भी 7 हो सकते हैं, ठीक है। सो जब ऐसा एटलीस्ट का मेरे पास चॉइस आती है तो हमेशा एक मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल रहती है, और वो क्या अवेलेबल रहती है कि मैं टोटल में से बिना 7 वाले, 0 7 वाले केसेस, नो 7 वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे सब में कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब टोटल केसेस जो हैं वो मेरे कितने हैं, अब आप देखो 99 से 1000 में टोटल केसेस कितने हैं। टोटल केसेस वुड बी, आपके 3 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास कोई 7 वैमन यहाँ नहीं रखना, आप तो टोटल के निकाल लें। तो टोटल आप जब भी 3 डिजिट नंबर निकालेंगे तो यहाँ 0 तो आ नहीं सकता, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 से लेके 9 तक आएगा। तो 9 ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है, कोई रेपिटेशन वगैरह कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये नंबर्स हैं, 900 नंबर्स हैं, इसमें से नो 7, कोई भी 7 नहीं। तो कोई भी 7 अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मेरे पास जो 9 ऑप्शंस थी, अब 7 भी निकाल दिया मैंने, इसमें से तो कितनी बच गई, 8 ऑप्शंस। यहाँ 10 में से 7 निकाल दिया, 9 ऑप्शंस, यहाँ पे 9 ऑप्शंस, तीनों मल्टीप्लाई, बस माइनस कर देंगे। सो लास्ट, सेकेंड लास्ट लाइन यहाँ देखो नीचे, 9 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 8 इंटू 9 इंटू 9, आंसर इज 252। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, ठीक है। क्या बोल रही है ये एग्जाम्पल, ये कह रही है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस डायग्राम बी कलर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। तो 2 कंडीशंस नीचे दी हुई हैं, ठीक है। फर्स्ट इज ईच ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज टू बी पेंटेड विद वन ऑफ द 3 कलर्स। तो स्मॉलर ट्राइंगल्स जो हैं उसको वन ऑफ द 3 कलर से पेंट करनी है, आइदर रेड, ब्लू और ग्रीन। सेकेंड कंडीशन है, नो 2 एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर। तो कोई भी एडजेसेंट रीजन्स के सेम कलर नहीं होने चाहिए। तो एडजेसेंट में अगर मैं बीच वाली कोई अलग कर दूं तो बाकी तो एडजेसेंट होती ही नहीं है। तो बीच वाली ट्राइंगल को मैं रेड, ब्लू और ग्रीन 3 ऑप्शन है मेरे पास कलर करने की। तो जैसे ही मैंने इसको सपोज रेड कर दिया तो इधर तो मेरे पास 2 ऑप्शन बच गई हैं इस ट्राइंगल को करने की, इसको भी करने की, इसको भी, कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे दोनों में, तीनों में ग्रीन हो जाए ट्राइंगल तो फिर भी, सेकेंड कंडीशन तो फिर भी सेटिस्फाई हो रही है मेरी, ठीक है। सो आंसर इज 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8 इंटू 3, 24। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 6। इसमें क्या है, इन हाउ मेनी वेज 3 मैथमेटिक्स बुक्स, 4 हिस्ट्री बुक्स, 3 केमिस्ट्री बुक्स एंड 2 बायोलॉजी बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट ऑल बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो सेम सब्जेक्ट्स की बुक जो है वो टुगेदर रहनी चाहिए। तो कितने पैकेट बन गए मेरे पास, आप ये देखो, 3 मैथ्स बुक के, 4 हिस्ट्री बुक्स के, 3 केमिस्ट्री बुक्स के और 2 बायो की बुक्स के। तो अब क्या होगा, ये आपस में अंदर तो कर ही सकते हैं, ये 3 फैक्टोरियल वेज से कर सकता है अरेंज, ये 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता है, ये 3 फैक्टोरियल वेज से, ये 2 फैक्टोरियल वेज से। तो ये तो अरेंजमेंट आ गया, लेकिन ये पैकेट्स आपस में भी तो कर सकते हैं। कितने हैं, 4 प्लेसेस होगी ना, 4 पैकेट्स हो गए,
तो 4 फैक्टोरियल वे से ये भी तो अरेंज कर सकते हैं. सो दिस इज माई आंसर. 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 41472. Next is example 8. Suppose m men and n women are to be seated in a row so that no two women sit together. If m is greater than n, ठीक है, m जो है ज़्यादा है n से, show that number of ways in which they can be seated is this. तो हमने शो करना है. ठीक है, हमें ये नहीं भी पता, हम इसको देख ही नहीं रहे. हमारे पास जो अपना लॉजिक है वो क्या है कि किसको इकट्ठे नहीं बैठने देना, नो टू विमेन. तो अगर विमेन को इकट्ठे नहीं बैठने देना है तो मेन को इकट्ठे बिठा देते हैं. ओ सॉरी, मतलब बीच में गैप स्पेसिस दे देते हैं ये वाली, मेन को पहले बिठा देते हैं. ठीक है, अब मेन जो है वो विमेन से ज़्यादा है, तो ये M1 M2 करते करते, ठीक है, कहाँ तक आ जाएंगे, MM तक आ जाएंगे. M1 M2 ऐसे करते करते MN को अरेंज कर देंगे. तो MN कितने तरीकों में अरेंज हो सकते हैं, M फैक्टोरियल वेज में. ठीक है जी. उसके बाद आपका n विमेन के लिए कितनी जगह है, अब जगह कितनी होगी, देखो अगर ये n1 जगह है, ये फर्स्ट जगह है, ये सेकंड जगह है, तो ये mth जगह तो यही होगी ना, ये वाली जगह भी तो बची है, तो ये m+1 जगह हो जाएंगी ना मेरे पास विमेन को बिठाने के लिए. तो इंटू m+1 p, विमेन कितनी है n. खत्म है जी क्वेश्चन. जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपका आंसर यही निकल के आएगा. ठीक है, तो m फैक्टोरियल तो यहीं से आ जाएगा, m+1 फैक्टोरियल यहाँ से आ गया, ऊपर से इसको pn को खोल रहा हूँ मैं, और m+1 माइनस n फैक्टोरियल रीअरेंज करके लिख दो. आंसर इज ऑलरेडी देयर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9. 3 मैरिड कपल्स आर टू बी सीटेड इन अ रो हैविंग 6 सीट्स. तो 3 मैरिड कपल्स हैं और 6 सीट्स हैं इन अ सिनेमा हॉल. इफ द स्पाउसेज आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर. अब स्पाउसेज जो है इकट्ठे बैठेंगे वो सारे. ठीक है, तो पति पत्नी हमेशा इकट्ठे रहेंगे. इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड. तो कितने वेज में वो सीट कर सकते हैं. फाइंड ऑल्सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ देयर सीटिंग इफ ऑल द लेडीज सिट टुगेदर. तो 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है कि एक बार तो वो आपस में इकट्ठे जब बैठेंगे तो कितने वेज में बैठ सकते हैं, एंड सेकेंड पार्ट इज अगर लेडीज इकट्ठी बैठेंगी तो कितने वेज में इकट्ठे बैठ सकते हैं. तो देखो अगर तो दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो स्पाउस में दोनों इकट्ठे बैठेंगे तो हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2, हस्बैंड 3 वाइफ 3. 6 सीट्स में ऐसे बैठ सकते हैं. तो ये दोनों आपस में चेंज कर सकते हैं लेकिन, ठीक है, सीट्स. तो आपस में जो चेंज करेंगे दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. और ये तीनों आपस में भी तो बदल सकते हैं. 3 सीट्स, 3 ये भी तो हो गए पैकेट्स, तो 3 पैकेट्स आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में इंटरचेंज कर सकते हैं. सो द आंसर इज 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 48. ओके, नेक्स्ट था कि इफ लेडीज सिट टुगेदर. अब लेडीज अगर सिट टुगेदर करेंगी तो लेडी 1, लेडी 2, लेडी 3 तीनों इकट्ठे हो गए, एक पैकेट ये बच गया. अब 3 सीटें ही तो बची हैं, तो 3 सीटों पे क्या होगा भाई, जेंट्स जो हैं वो भी बेचारे इकट्ठे हो जाएंगे. सो आदमी भी इकट्ठे हो जाएंगे. तो मैन 1, मैन 2, मैन 3. तो ये आपस में 3 फैक्टर, पहले तो 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं ये रीअरेंज, और आपस में दोनों पैकेट जो है ये भी कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में. सो आंसर इज 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 144. और इसमें देखो आपको 3 आदमी को इकट्ठे मस्ट सिट टुगेदर की कंडीशन की कोई ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सपोज 3 लेडीज़ को इकट्ठे बिठा के उनका पैकेट बना देता हूँ, क्योंकि सिर्फ लेडीज़ ने इकट्ठे बैठना है, जेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं है. तो जो मैन 1, मैन 2, मैन 3 है उनकी मैं खाली छोड़ देता हूँ जगह. अब क्या होगा, अब ये 4 फैक्टोरियल वेज में आराम से रीअरेंज कर सकते हैं. ठीक है, 3 आदमी यहाँ पे हैं और लेडीज़ पैकेट पूरा का पूरा रीअरेंज कर सकता है, राइट. और 3 लेडीज़ आपस में रीअरेंज कर सकती हैं. तो ये क्या होगा, दिस इज ऑल्सो 144. तो दिस इज अ बेटर वे. यहाँ पे उसने अपने आप एक सिचुएशन एज्यूम कर ली कि इफ लेडीज सिट टुगेदर देन मैन शुड सिट टुगेदर. व्हाई? मैन पहले भी तो आ सकता है, लेडीज इस जगह पे यहाँ पे भी तो आ सकती हैं. एक मैन लेफ्ट में आ जाएगा, 2 राइट में आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि मैन शुड सिट टुगेदर. दिस इज मच बेटर वे.
Next is example 11. A boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. Of these 8, he does not want to borrow Mathematics Part 2 unless Mathematics Part 1 is also borrowed. तो ये कंडीशन होगी कि मेरे को Mathematics Part 2 नहीं चाहिए जब तक कि 1 नहीं होगा मेरे पास. In how many ways can he choose the 3 books to be borrowed? तो कितने तरीकों से वो 3 बुक्स को चूज कर सकता है. तो देखो पहला केस तुम यही जो उसने कंडीशन दिया वही लगा लेते हैं कि उसने सपोज मैथमेटिक्स पार्ट 1 भी चूज कर लिया और पार्ट 2 भी चूज कर लिया, तो 2 बुक्स तो उसने लेनी पड़ेंगी, है ना. अगर उसने मैथमेटिक्स पार्ट 2 लेनी है तो पार्ट 1 तो उसे ऑटोमेटिक लेनी पड़ेगी. तो इसका मतलब 2 बुक्स तो ऑलरेडी आ ही जाएंगी कंपलसरी. अब सिर्फ एक ही बुक चूज कर सकता है वो, क्योंकि 3 लाइब्रेरी की टिकट्स है उसके पास. तो उसको एक बुक्स, अब 8 बुक्स में से 2 बुक्स तो आ ही चुकी हैं उसके पास, तो 6 बुक्स बची. सो 6 बुक्स में से एक बुक चूज कर लेगा वो, 6C1. ठीक है. सेकेंड केस, अगर वो पार्ट 2 नहीं लेता है, अब वो पार्ट 2 नहीं ले रहा है, तो अगर वो पार्ट 2 नहीं ले रहा है तो ये पार्ट 1 भी रिजेक्ट होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है. पार्ट 2 नहीं ले रहा तो पार्ट 1 तो ले सकता है, पार्ट 2 के साथ ही लेनी थी पार्ट 1. तो पार्ट 2 अगर नहीं ले रहा है तो सिर्फ पार्ट 2 को हटा देते हैं हम, तो पार्ट 1 वो ले सकता है अकेली. तो कितनी बुक्स हो जाएंगी अब? 7 बुक्स में से वो 3 बुक्स ले सकता है, तीनों की 3. सिर्फ पार्ट 2 ही अलाउड नहीं है अब उसे सिर्फ. ठीक है, तो वो बुक्स हटा देता है, बाकी 3 बुक्स को 7 बुक्स में से ले सकता है. सो दिस इज माई आंसर. 6C1 इज 6 एंड 7C3 इज 35. दोनों को एड अप करा, आंसर इज 41. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12. फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n different things taken r at a time such that 2 specific things occur together. ठीक है, आपके पास n different things हैं, r at a time आपने उनको permutations करनी है उनकी. ठीक है जी. 2 specific things जो हैं they occur together. तो यहाँ पे नीचे देखो, मैं 2 specific things को तो इकट्ठे करूँगा. ठीक है, तो इनका तो मैंने क्या बना दिया, पैकेट. अब ये पैकेट एक जगह लेगा, राइट. ठीक है, बेसिकली 2 ही जगह लेगा ये पैकेट जो है वो पूरा उसमें आ जाएगा. अब इसमें कितनी जगह बचती है? सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे पास 10 चीज़ें हैं, 10 में से मैंने 6 अरेंज करनी है और 2 उसमें से हमेशा एक साथ रहेंगी. तो 2 तो यहाँ आ गई, अब बाकी कितनी बचेंगी? 4 की जगह बचेगी, 1 2 3 4 टाइप. तो 2 माइनस करोगे ना आप 6 में से, तो मैंने को जो r अरेंज करनी थी 2 तो मेरी यहाँ अरेंज होगी, तो r-2 बच गई यहाँ अरेंज करने के लिए, राइट. अब आप देखो 10 में से 2 आइटम तो आप यहाँ लगा चुके हो, तो बाकी किस में से लगाओगे? 8 में से यहाँ पे लगाओगे ना 6. 8 में से बची हुई 4, जो यहाँ पे ये 4 लिख रहा हूँ मैं, एनालॉजी रहेगी आपकी 2 और 4 की. तो ये कितने में से लगेगी? 10 में से 2 लगेंगी, और या 10 में से 2 छोड़ दो, 2 तो हमारे पास है ही, हमें पता है 2 हमने फिक्स कर रखी हैं. अभी आप किस पे ध्यान दो कि इस 4 कहाँ से आएंगी? ये 4 आपकी 8 में से आएंगी. ठीक है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं परम्यूटेशंस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ. तो n मेरे पास टोटल है, n में से 2 निकल गई यहाँ पे, n-2 में से r-2 आएंगी. सो n-2 में से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं r-2. अभी सिर्फ मैंने मेरली सिलेक्शन करी है. ओके. अब जब देखो 2 मेरी इधर फिक्स हो गई हैं, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ आपको, 2 चीज़ें मेरी इधर हैं, ठीक है, एनालॉजी से, और 4 चीज़ें मेरी इधर हैं. तो टोटल 5 दिख रहे हैं मुझे, ये 5 जो आपस में हिलेंगे क्योंकि पैकेट तो बंद है. तो 5 फैक्टोरियल वेज में ये आपस में अरेंज हो सकते हैं अब. सो इनटू यहाँ क्या आएगा, 4 + 1 हो रहा है ना, तो r-2 + 1 फैक्टोरियल. अब ये परम्यूटेशन बन गई है ना. और ये अंदर के 2 जो हैं ये आपस में 2 फैक्टोरियल वेज में भी चेंज हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं यहाँ पे. तो इनटू 2 फैक्टोरियल. ठीक है, ये मेरा आंसर है. अब इसने जो ऊपर लिखा है ये कैसे अचीव होगा? सो ये इक्विवेलेंट फॉर्म है. इक्विवेलेंट फॉर्म कैसे है ये कि n-2 आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप
एक वो निकाल लो, क्या कहते हैं आर माइन, इससे अगला क्या होगा, ये कितना होगा, ये आर माइनस वन हो गया ना, बेसिकली आर माइनस वन फैक्टोरियल हो गया ना ये। सो आर माइनस वन बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू फैक्टोरियल। सो आर माइनस टू फैक्टोरियल जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, सी के साथ जब आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो वो पी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज एन माइनस टू पी आर माइनस टू, और आर माइनस वन अब बिना फैक्टोरियल का बचा यहाँ पे, और टू फैक्टोरियल एक बचा, उसको आप टू भी लिख सकते हो, चाहे टू फैक्टोरियल लिख दो। सो ये पी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इक्विवेलेंट वर्जन ये आ गई जी। अब आप जैसे याद रख सकते हैं, चाहे पी में याद रखना चाहते हैं पी में याद रखें, मुझे सी में इट इज़ क्वाइट ईजी और अंडरस्टैंडेबल है कि मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया देन रीअरेंज करे, आंसर आ गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। देर आर 4 बस रूट्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 4 बस रूट्स हैं, 1 2 3 4। एड 3 बस रूट्स बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में 3 बस रूट्स हैं। अ मैन कैन ट्रैवल राउंड ट्रिप खास तौर पे यानी जाना और वापस आना, इन नंबर ऑफ वेज बाय बस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाना और सी से ए तक आना, तब राउंड ट्रिप होगा, वाया बी जाएगा हर बारी। इफ ही डज नॉट वांट टू यूज द बस रूट मोर देन वंस, अच्छा मोर देन वंस यूज नहीं करना बस रूट, जिससे जाएगा उससे वापस नहीं आ सकता। इन हाउ मेनी वेज कैन ही मेक राउंड ट्रिप, कितने तरीके से वो राउंड ट्रिप कर सकता है। तो इसमें मेरे पास क्या है, देखो जाने के मेरे पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके, सिंपल सी बात। उसके बाद आगे जाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग सीधा डन। तो अब इसमें मेरे पास कितने तरीके हैं, देखो वापस भी तो आना है, अभी तो सी तक पहुंच गया मैं, सी से वापस आना है, तो सी से वापस जब आऊँगा तो मेरे पास इन 3 तरीकों की बजाय कितने तरीके रह जाएंगे, मेरे पास सिर्फ 2 तरीके रह जाएंगे, क्योंकि एक तो मैं ले चुका हूँ, किसी ना किसी से तो आया हूँगा मैं, तो मैं 2 तरीके वापस जाने के लूँगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं 3 तरीके वापस जाने के लूँगा, राइट। सो इंटू 2 इंटू 3, सो 12 इंटू 6 72 इज माई आंसर। Next is example 18. In an examination, there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices. Number of ways in which a student can fail to get all answers correct. तो सारे आंसर्स जो है उसके करेक्ट नहीं है, उसमें वो फेल हो जाता है, ठीक है। सो कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, देखो अब सारे आंसर्स करेक्ट होने का तो एक ही तरीका है, ठीक है। अब सारे आंसर्स करेक्ट होने का एक ही तरीका है अगर, तो इसके अलावा हर तरीके में क्या होगा भाई, कोई एक आंसर भी गलत हो सकता है, 2 भी गलत हो सकते हैं, तीनों के 3 भी गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे केसेस उसके फेलियर में आ जाएंगे, तो करेक्शन का तो एक ही तरीका है। अब टोटल केसेस कितने बनते हैं, देखो पहले क्वेश्चन के 4 चॉइसेस हैं मेरे पास, तो मैं 4 तरीके से जवाब दे सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के भी 4 चॉइसेस हैं मेरे पास, उसके भी 4 तरीके से जवाब दे सकता हूँ, और तीसरे के भी 4 तरीके से जवाब दे सकता हूँ। तो ये तो टोटल आ गए ना, -1 कर देता हूँ, क्योंकि एक ही तरीका है जिसमें सारे तीनों सही होंगे, डन। तो इट इज 64 - 1 दैट इज 63। एग्जाम्पल 19। द स्ट्रेट लाइन्स L1, L2, L3 आर पैरेलल एंड लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है जी। तो L1, L2, L3 जो है पैरेलल है और सेम प्लेन में लाई कर रही हैं। द टोटल नंबर ऑफ m पॉइंट्स आर टेकन ऑन L1, n पॉइंट्स ऑन L2 एंड k पॉइंट्स ऑन L3। सो 3 लाइन्स आ गई, एक पे मैं m ले रहा हूँ पॉइंट्स, एक पे मैं n नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहा हूँ और एक पे मैं k नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहा हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड विद द वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स, तो कितनों से ट्राइंगल्स बनती हैं इसमें से। सो इसमें इट इज़ रादर अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन टाइप है, तो आपको एक ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, ये तो हमें पता है। तो ए ऑप्शन को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ए ऑप्शन क्या बोल रही है, m + n + k C3। सो m + n + k सबको इसने ऐड कर दिया सारे पॉइंट्स को, और उसमें से 3 चुन के बन जाएगी ट्राइंगल। तो आप खुद सोचो, m पॉइंट्स मेरे जो ये 3 पॉइंट्स अगर सेम है, क्या इनसे ट्राइंगल बन रही है,
नहीं बन सकती, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई, सारे पॉइंट से तो मैं बना नहीं सकता। सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि m प्लस एन प्लस के सी थ्री तो ले लिया, लेकिन माइनस करो उसमें से कौन सा, एम सी थ्री। एम से तीनों पॉइंट जो हैं वो ट्राइंगल नहीं बना सकते, ये बिल्कुल ठीक है। माइनस एन सी थ्री, एन वाले पॉइंट से भी ट्राइंगल नहीं बनेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और के सी थ्री, इससे भी ट्राइंगल नहीं बन सकती, बिल्कुल ठीक है। तो ये टोटल पॉइंट्स में से ये सारे माइनस कर दिए, तो मेरी बी ऑप्शन बन गई। ठीक है जी, दिस इज माय राइट आंसर। सी क्या बोल रहा है कि एम सी थ्री ले लो, नहीं हो ही नहीं सकता, एम सी थ्री से तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती है, तो ये तो सी तो ऐसे ही काट दो। ठीक है, डी भी ऐसे ही काट दो, एम सी थ्री से तो ट्राइंगल बनेगी नहीं एन सी थ्री से, तो बी इज ओनली माई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 7.3 एक्सरसाइज एग्जाम्पलर की फर्स्ट क्वेश्चन। 8 चेयर्स आर नंबर्ड 1 to 8। 8 चेयर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 वुमेन, तो 2 वुमेन एंड 3 men विश टू ऑक्यूपाई 1 chair each। First the women choose the chairs from amongst the chairs 1 to 4। तो 1 2 3 4 इन 4 चेयर्स में से पहले वुमेन उठाएंगी। तो वुमेन कितने वेज में अरेंज हो सकती हैं इसमें, अभी देखते हैं, चलो आगे। एंड देन मैन सिलेक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग चेयर्स, तो रिमेनिंग चेयर्स में से आदमी सिलेक्ट करेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमने देखने, तो अरेंजमेंट्स कितने होंगे, अब ये 4 है इसमें, तो 4 में से मेरी 2 वुमेन बैठेंगी तो अरेंज हो जाएंगी 4p2 वेज में। अब 2 चेयर्स पे मेरी वुमेन आ गई, तो कितने अलग अलग हैं ये सपोज, तो कितने उस चेयर्स रिमेनिंग बची, 6 चेयर्स रिमेनिंग बची। तो मैन जो है वो 6p3 वेज में बैठ सकते हैं, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर वुड बी 1440। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ द letters of the word Rachit are arranged in all possible ways as listed in dictionary, then what is the rank of the word Rachit। तो रैंक वर्ड निकालनी हमने रचित की डिक्शनरी में, रैंक निकालने की किस नंबर पे वो आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें ए वाले हमारे कितने वर्ड्स हैं, इसमें पहले 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं इसमें हमारे, 6 लेटर्स। तो ए सबसे पहले डिक्शनरी में आएगा, कोई भी रिपीट तो हो नहीं रहा। तो यहाँ पे कितने 5 प्लेसेस बच गए मेरे पास, तो कितने वेज कितने वर्ड्स बनेंगे, 5 फैक्टोरियल, राइट। अब इसके बाद ए बी सी के कितने बनेंगे, इसके भी 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे। डी ई एफ जी एच के भी 5 फैक्टोरियल। आई के भी 5 फैक्टोरियल। एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। टी बच जाता है बस एक, और कोई है, 4 तो आ गए, 1 2 3 4 5 6 में से, तो टी बाद में आएगा, आर उससे पहले आएगा। सो आर इसके बाद आएगा, आर इसके बाद आएगा। तो अब आर के बाद क्या आएगा, फिर से ए आएगा सबसे पहला आर में। ए के बाद क्या आएगा, सी आएगा। तो ऑटोमेटिकली यही आ रहे हैं, मुझे इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है अभी। सी के बाद एच ही आएगा, और एच के बाद आई ही आएगा, और आई के बाद क्या बचा, लास्ट टी बचा है। तो ये तो ऑटोमेटिकली अगला वर्ड आर में यही आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इज 120। तो 120, ये सारे 120 हैं, तो 120 इंटू 4 इज 480। तो 480 वर्ड्स निकल के 480 फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज रचित। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। आउट ऑफ 18 पॉइंट्स इन अ प्लेन नो 3 आर इन सेम लाइन। तो 3 जो पॉइंट्स हैं कोई भी सेम लाइन में नहीं है, एक्सेप्ट 5 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मतलब 5 पॉइंट्स जो एक ही लाइन में है। सो 18 पॉइंट्स हैं इन टोटल मेरे पास, जिसमें 5 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ये एक लाइन में है, बाकी सब अलग अलग हैं इधर उधर। ठीक है, सो
फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी फॉर्म ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो कितनी लाइन्स बन सकती हैं? अब लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट तो चाहिए कम से कम। टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 18 है। तो अगर मैं 18C2 ले लूँ तो एक लाइन बन जाएगी मेरी, ठीक है, मतलब इनसे सारी लाइन बन जाएंगी। टोटल कितनी लाइन्स आ रही हैं? लेकिन ये जो 5 पॉइंट्स हैं जो कोलिनियर हैं, इनसे तो कोई लाइन नहीं बनने वाली, तो मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 5C2, क्योंकि इनसे तो एक ही लाइन बनेगी सबसे, ठीक है। लेकिन 5C2 में सारी लाइन्स हट गई, एक लाइन तो बनेगी ना जो इन सबसे क्रॉस करती हुई जा रही है, एक लाइन, तो +1 कर देंगे एंड में, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 153, ये आ गया -10 5C2 +1, यानी कि 144 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑटोमोबाइल लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच प्लेट कंटेन्स 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो उसने जगह फिक्स कर दी, पहले 2 लेटर्स आएंगे फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स आएंगी, ठीक है, फिक्स हो गया। तो लेटर्स की 2 के अंदर 26 लेटर्स है मेरे पास, 26P2 वेज में मैं लेटर्स को अरेंज कर सकता हूँ। इनटू मेरे पास यहाँ पे उसने 3 डिजिट्स बोला, कुछ नहीं बोला उसने 3 डिजिट नंबर या कुछ नहीं बोला, तो 0 आपका आ सकता है पहले भी। सो इट इज़ 10P3, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे आराम से, आपका आंसर निकल आएगा जी। ये आपका बन जाएगा 650 × 720 = 468,000। नेक्स्ट इज find the number of permutations of n distinct things taken are together in which 3 particular things must occur together। तो 3 particular things जो हैं इनका पैकेट बना देते हैं। तो बाकी कितनी आइटम्स बची हमारे पास? ये बची r-3 अरेंज करनी है मुझे चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, यहाँ पे r-3। अब n चीज़ों में से 3 तो इधर निकल गई, तो n-3 इधर बच गई, उसमें से r-3 मेरे को चाहिए। सो मैं n-3 में से r-3 को अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इनटू अब ये कितनी होगी? r-3 ये है और एक ये पैकेट है पूरा, r-3 +1 हो गया, ठीक है, यानी कि कितना हो गया? r-2। सो r-2 फैक्टोरियल में ये आपस में अरेंज हो जाएंगी, इनटू अंदर वाली कितने में होंगी? 3 फैक्टोरियल वेज में जिनका पैकेट बनाया है। सो ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। सो अगर आप इसको p के उसमें लिखना चाहते हैं तो आप p में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, और आंसर आपका क्या आ जाएगा? और देखो r-2 में से आप एक बाहर निकाल लो, सो अगली टर्म क्या आ जाएगी? r-2 × r-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर आपका दिस मच इज़ वेरी मच ओके, ठीक है। लेकिन इसको उस हिसाब से, अब इसमें n-3 है, इसमें जब r-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? p में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इंटू r-2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सॉरी, ये p में कन्वर्ट करके, तो आंसर दोनों इज़ वेरी मच ओके। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, find the number of the different words that can be formed from the letters of the word triangle so that no vowels are together। कोई भी vowels इकट्ठे नहीं होने चाहिए, ठीक है। so no vowels are together is different from all vowels together वाला। अब ये नहीं बोल रहा है, तो इसमें वो केस नहीं लगेगा कि टोटल माइनस आप all vowels together वाला केस कर देते हैं हम जो, ठीक है ना, वो केस नहीं है ये। इट इज़ नॉट दिस केस। नो वॉवल्स टुगेदर, कोई भी वॉवल्स टुगेदर नहीं आएंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे? इन दैट केस हम पहले कॉन्सोनेंट्स को प्लेस कर देते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल वेज में कॉन्सोनेंट्स प्लेस हो सकते हैं। अब कितने बचे मेरे पास जो वॉवल्स बचे हैं? 3 वॉवल्स बचे हैं, 1 2 एंड 3। सो 3 वॉवल्स के लिए कितनी स्पेसिस है मेरे पास? 6 स्पेसिस होती हैं +1। ये है मेरे पास स्पेस, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। सो इंटू 6p3, 6 में से 3 जगहों पे मेरे को ये वो करना है,
अरेंज कर सकता हूँ मैं इन्हें। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इज़ 120 and 6p3 is also 120, so 14400. Next is question 11. Find the number of positive integers greater than 6000 and less than 7000. तो greater than 6000 and less than 7000 मतलब कि ये दोनों नंबर्स ही मैं नहीं ले सकता. Which are divisible by 5 provided that no digit is to be repeated. तो रेपिटेशन मुझे अलाउड नहीं है. तो 6000 से 7000 एक तो मेरे पास प्लेसेस 4 आ रही है. ठीक है, अब 6000 से 7000 मतलब मैंने 6001 से लेके 6999 तक ले सकता हूँ मैं सिर्फ. ठीक है ना, तो इसमें मतलब यहाँ तो 6 फिक्स हो ही गया और लास्ट में मुझे डिविजिबल बाय 5 चाहिए. तो 5 आ सकता है या 0 आ सकता है. क्लियर आपको बात. सो यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ मेरे पास कितने ऑप्शंस आ गए, 2 ऑप्शंस आ गए मेरे पास. तो यहाँ पे अब मेरे कितने हैं, 6 भी आ गया, एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, एक डिजिट यहाँ फिक्स हो गया, तो 2 डिजिट मेरे फिक्स हो गए. तो यहाँ कितने ऑप्शंस रह गए मेरे पास, 8 ऑप्शंस रह गए 10 डिजिट्स में से. सो यहाँ कितने ऑप्शंस रह गए मेरे पास, 7 ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ भी एक और फिक्स हो गया. सो 8 इंटू 7 इज़ 56, 56 इंटू 2 इज़ 112. Next question, question number 13. There are 10 lamps in a hall. Each one of them can be switched on independently. Find the number of ways in which the hall can be illuminated. अब ये कह रहा है कि हॉल इल्यूमिनेट कब होगा भाई. मेरे पास 10 लैम्प्स हैं. ठीक है, अब इल्यूमिनेशन को उसने डिग्री को मना नहीं किया, उसने ये बोला कि जो मर्जी हो इल्यूमिनेशन होनी चाहिए. अब आप ये देखो इल्यूमिनेशन कब होगा, जब एक लैंप ऑन होगा तब भी इल्यूमिनेशन तो हो जाएगी ना, 2 लैंप ऑन होंगे तब भी हो जाएगी, ऐसे करते करते 3 4 5 6 10 के 10 लैंप ऑन हो जाएंगे तब भी. ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, इनमें से कुछ भी हो जाए लैंप मेरा रूम इल्यूमिनेट हो जाएगा. ठीक है. सो फर्स्ट बल्ब अगर ऑन होता है तो आप क्या बोलोगे, एक बल्ब को ऑन होने के लिए आप क्या बोलोगे, 10C1, कि अगर एक बल्ब ऑन होना है तो 10 में से कोई एक चूज़ कर लेंगे. ओके, प्लस एज्यूम कर रहा हूँ मैं लैंप सारे एक जैसे दिख रहे हैं, डिफरेंट नहीं है, प्लस या फिर 10C2 अगर 2 लैंप ऑन होंगे तब भी हो जाएगा काम, प्लस 10C3 तब भी, टिल 10C10 तक काम हो जाएगा. ठीक है, अब ये तो हो गया मेरा बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, अब एक मेरे पास अगर आप इसको 10C0 भी ले लो, सिर्फ एक केस है जो 0 बल्ब है वो हमारा इल्यूमिनेट नहीं करेगा. ठीक है, सो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN. बायनोमियल थ्योरम से हम इसे आराम से प्रूव कर सकते हैं. तो ये किसके बराबर होती है, अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये 2n के बराबर होती है. ठीक है, अब NC0 क्या होता है, 1 होता है. तो सो 1 प्लस NC1 प्लस NC2 टिल NCN इज 2n, 2 की पावर n. सो NC1 से लेके NC2 से लेके NCN का क्या होता है, 2 की पावर n -1 हो जाएगा. तो आप इसको याद कर लो, आई विल सजेस्ट ये आप कहीं जगह यूज़ होगा ये. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लो. ठीक है, सो 2 की पावर n -1, तो ये कितना आ जाएगा अब ऊपर वाला, इट विल कम अराउंड 2 की पावर 10 -1. ठीक है, तो ये मेरा आंसर है. अब इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हो, और वो कैसे समझ सकते हो कि मेरे पास कितने लैंप्स हैं. मेरे पास मेथड 2 में अगर मैं डिस्कस करूं तो मेरे पास 10 लैंप्स है. अच्छा, फर्स्ट लैंप है ये. फर्स्ट लैंप को कितने तरीके हैं मेरे पास, एक ऑन करने का और एक ऑफ करने का, 2 तरीके हैं मेरे पास. ठीक है, ऐसे ही सेकंड लैंप को ऑन ऑफ करने के 2 तरीके हैं मेरे पास. 10 के 10 लैंप के पास मेरे पास यही है. ठीक है, अब क्या होगा, सारे लैंप्स में से 2 की पावर 10 हो जाएगा अगर मैं इनटू करूँगा, नंबर ऑफ वेज निकालूंगा अगर मैं, तो 2 की पावर 10 बन जाएंगे ये,
तो ये सारे ऑन ऑफ करने के तरीके हैं। अब किसी एक तरीके से भी रूम तो इल्यूमिनेट हो ही जाएगा, सिर्फ एक केस में नहीं होगा, जब सारे ऑफ होंगे, और वो सिर्फ एक ही केस होगा। तो इसमें से मैं -1 कर दूंगा सारे ऑफ वाले केसेस, ठीक है। तो टोटल केसेस में से मैंने ऑफ वाला केस माइनस कर दिया, तो ऐसे भी आंसर आ गया मेरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलता है, इफ NCR -1 इज इक्वल टू 36, NCR इज इक्वल टू 84 एंड NCR+1 इज 126, देन फाइंड NC2। तो मुझे इसमें बेसिकली RC2 निकालना है, NC2 नहीं, RC2 निकालना है। तो इसमें देखो एक चीज़ करते हैं हम इसमें, और वो क्या है कि अगर मैं NCR को डिवाइड कर रहा हूँ NCR -1 से, तो क्या आता है। तो देखो आप क्या आएगा, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल ओवर r -1 फैक्टोरियल n माइनस r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा जी। अब जो कैंसल आउट होंगे, n फैक्टोरियल आराम से कैंसल आउट हो रहा है, r में से r निकाल लो आप बाहर, तो r -1 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा। ऐसे ही इधर से n माइनस r+1 बाहर निकाल लो, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा अगला n माइनस r। तो बेसिकली बचा क्या मेरे पास n माइनस r+1 ऊपर चला जाएगा, और खाली r जो है वो नीचे रह जाएगा। सो NCR अपॉन r-1 इज n माइनस r+1 ऑब्लिक अपॉन r, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास। सो इसमें अगर आप अब डाल देते हैं, ठीक है, तो अब क्या आएगा आपका n माइनस r+1 ओवर r इज इक्वल टू सीधा NCR 84 है, NCR -1 इज 36, 84 अपॉन 36, ठीक है जी। तो 12 से 7 से जा रहा है एंड 12 से 3 से जा रहा है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r। सो 3n माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन को हम अपने पास रख लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड पकड़ते हैं, NCR+1 ओवर NCR, ठीक है। इसका क्या बनना चाहिए, NCR+1 ओवर NCR, ठीक है। सो इसमें आपका क्या आना चाहिए, उसमें क्या था n माइनस r+1 था, तो इधर r क्या r+1 है +1, और नीचे क्या था r था खाली, तो r था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, r की जगह r+1 ले रहा हूँ मैं क्योंकि, है ना। तो ये बन जाएगा मेरा n माइनस r, -1 कट जाएंगे और नीचे r+1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके इक्वेट किससे करना है मुझे, 126 अपॉन 84, तो ये आ गया जी 126 ओवर 84। तो ये 6 से जा रहा है, 6 1 6 24 6 4 24 6 2 12 और 1 7 से जा रहा है, 7 2 7 3 3/2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2n माइनस 2r इज इक्वल टू 3r प्लस 3। सो r को राइट पे भेज रहा हूँ, या चलने तो लेफ्ट पे ला रहा हूँ, -5r इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक ये होगी इक्वेशन, एक ऊपर ये होगी 1 2। तो सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को। सॉल्विंग 1 एंड 2। सो 3n प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4n माइनस 10r इज इक्वल टू 6, और फर्स्ट को लिख लो 3n माइनस 10r इज इक्वल टू -3, ये फर्स्ट है।
माइनस प्लस प्लस n इज इक्वल टू 6 प्लस 3 मेरा 9 आ गया। ठीक है, n मेरा 9 आ गया। r निकालने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मांगा क्या उसने, अच्छा r निकालना, RC2 मांगा है तो r निकालना पड़ेगा मुझे। सो r मैं किसी में भी डाल रहा हूँ, इसमें डाल देता हूँ। 2 इंटू 9 इज 18 माइनस 5r इज इक्वल टू 3। सो 18 माइनस 3 इज 15 इज इक्वल टू 5r, 3 इज इक्वल टू r। सो अब 3C2 मांगा था तो 3C2 निकालना, जो 3C1 के बराबर ही होता है, जो कि 3 आ जाएगा। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000 that can be formed with the digits 3, 5, 7, 8 and 9 where no digits are repeated। तो 7000 से बड़े नंबर्स मुझे बताने हैं। डिजिट्स कितने हैं मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5। डिजिट्स 5 है। ठीक है, सो 5 डिजिट्स जो हैं 5 फैक्टोरियल वेज में जो है वो तो सारे 7000 से बड़े ही होंगे ना, 5 डिजिट नंबर। तो ये तो 5 फैक्टोरियल जो है वो तो आराम से 7000 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, और केसेस कौन से होने वाले हैं? अब प्लस कर रहा हूँ मैं केसेस, और कौन से, क्योंकि ये तो मैंने अलग कर लिया। 4 डिजिट वाले नंबर कौन से मेरे पास आने वाले हैं? देखो 7 से बड़े वाले मेरे पास आने वाले हैं जी 7, 8, 9। तो यहाँ मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे फिर मेरे पास जो मर्जी है, यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार एक फिक्स हो गया मेरे पास, तो यहाँ 5 में से एक फिक्स हो गया तो 4 बचे हैं। सो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं और यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। सो 120 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 3 इज 72। ये आ गया 192। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। इफ 20 लाइन्स आर ड्रॉन इन अ प्लेन सच दैट नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, ठीक है, एंड नो 3 ऑफ देम आर कॉन्करेंट। ठीक है जी, सो 2 अगर पैरेलल नहीं है तो 2 इंटरसेक्टिंग तो हर हालत में होंगी, लेकिन तीसरी लाइन इस पॉइंट से नहीं जाएगी क्योंकि नो 3 आर कंकरेंट। तो हर लाइन जो है वो ऐसे क्रॉस हो रही है। ठीक है, एक पॉइंट से 2 ही लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल कोई भी नहीं है। इन हाउ मेनी पॉइंट्स विल दे इंटरसेक्ट ईच अदर? एक पॉइंट के लिए आपको 2 लाइन्स चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कितनी लाइन्स हैं आपके पास? 20 लाइन्स हैं, 2 चाहिए आपको एक पॉइंट के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो जाएंगे मेरे? 20C2। सिंपल, सॉल्व करेंगे 190 इज आंसर। नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन। अ कन्वेक्स पॉलीगन हैज़ 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो इसमें क्या होता है, देखो आप कि डायरेक्ट मेरे पास अगर कोई भी आप चीज़ ले लोगे, हम इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि अगर मैं एक ये क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ तो इसके कितने डायगोनल्स हैं? 2 डायगोनल्स हैं इसके, है ना। और डायगोनल ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। अब जितने पॉइंट्स होते हैं उतनी साइड्स होती हैं। ठीक है जी, सो अगर मेरे पास 44 डायगोनल्स हैं तो NC2 जो है वो डायगोनल बनाएंगे। लेकिन अब जैसे यहाँ पे है, इसमें मैं 4C2 कर सकता हूँ क्या? ये वाली लाइंस भी तो हटानी पड़ेंगी। इन 2 पॉइंट में ये वाली लाइन भी तो आ रही हैं 4, तो जितनी साइड्स हैं उतनी माइनस करनी पड़ेंगी। तो साइड्स कितनी हैं? जितने पॉइंट्स होंगे। तो अगर मैंने n साइड्स ली हैं तो मुझे n साइड्स माइनस करनी पड़ेंगी, तो ये मेरा नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें कितने दे रखे हैं? 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, इस केस में एनालॉजी करता तो -4 करना पड़ता मुझे, तब जाके मेरा आंसर 2 आता। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। सो n फैक्टोरियल यहाँ से n-1 निकाल लेंगे हम, n-2 फैक्टोरियल कट जाएगा। सो -n इज इक्वल टू 44। ठीक है जी, अब आप इसको क्या करेंगे,
एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n इज इक्वल टू 88। एलसीएम को मैंने उधर कर दिया। सो एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। सो 11 इंटू 8 88 बन गया। सो n माइनस 11 n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो n कितना आ गया 11 और माइनस 8। अब माइनस 8 तो हो नहीं सकता, सो n इज 11। तो हमें जो उसने मांगा था कि फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, तो वो 11 है। नेक्स्ट इज 21st क्वेश्चन। 18 mice were placed in 2 experimental groups। तो 2 experimental groups में डाला एंड 1 कंट्रोल ग्रुप, और एक कंट्रोल ग्रुप है, मतलब टोटल 3 ग्रुप है। 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कंट्रोल ग्रुप है, 3 ग्रुप्स हो गए। विद ऑल ग्रुप्स इक्वली लार्ज, तो तीनों में 6 माइस जो है वो आ जाएंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन द माइस बी प्लेस्ड इनटू 3 ग्रुप्स, तो 3 ग्रुप्स में कितने वेज में हम माइस डाल सकते हैं। तो देखो 3 ग्रुप्स है मेरे पास। तो पहले ग्रुप में मैं माइस कितने में डाल सकता हूँ 18C मैंने 6 माइस इसमें से निकाल लिए, एक ग्रुप बन गया मेरा। इनटू दूसरा ग्रुप बनाना है मुझे, एंड है ना, क्योंकि ये और नहीं है, एंड है, अभी दूसरा ग्रुप बनाना है। तो 6 तो मेरे इधर आ गए, तो 12 बचे, तो 12C6 में दूसरे ग्रुप के लिए। इनटू अगला कौन सा बचा मेरे पास, 12 में से 6 और चले गए तो 6 बचे, तो 6C6 बेसिकली तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो है एक मेथड। मेथड 2 क्या है, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 आप क्या कर सकते हैं, मेथड 2 आप कर सकते हैं कि आपने 18 फैक्टोरियल वेज में सारे अरेंज कर लिया। अब 18 फैक्टोरियल वेज तो 18p18 है, इसका मतलब हमने परम्यूटेशन करी है। लेकिन एक ग्रुप में अगर जो 6 माइस आ जाएंगे, उनका ऑर्डर थोड़ी मैटर करता है, जो 6 आ गए। सो इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। अब कॉम्बिनेशन को अगर हम r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, तो परम्यूटेशन को r फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूं, अब 18 फैक्टोरियल में मेरे ये सारे अरेंज कर दिए मैंने। ठीक है, अब इसमें से हम ये मान लेते हैं कि 6 के 6 माइस एक जैसे दिखते हैं, तो एक ही बात हो जाएगी। तो 6 फैक्टोरियल वेज जो हम अलग अलग वाले जब डिस्टिंक्ट नहीं होते, रेपिटेशन होता है, उन केसेस को डिवाइड करते हैं ना, तो 6 फैक्टोरियल से ये वाले 6, 6 फैक्टोरियल से ये वाले 6 और 6 फैक्टोरियल से ये वाले 6, ये डिवाइड कर दो, तो आपका परम्यूटेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन दोनों मेथड से आप कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन। The sum of the digits in unit place of all the numbers formed with the help of 3, 4, 5, 6 taken all at a time। तो 3, 4, 5, 6 से सबको लेके मुझे नंबर बनाना, दैट मीन्स 4 डिजिट का मेरा नंबर बन जाएगा। राइट, अब यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा उसका सम करना है। ठीक है, और उन सभी नंबर्स का, ऑल नंबर्स का, जितने भी नंबर्स बनेंगे उनके यूनिट प्लेस पे जो आएगा उसका सम करना। अब 3 यूनिट प्लेस फिक्स कर लो आप, तो कितने वेज हैं आपके पास, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल वेज बच गए, 3 डिजिट्स हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में आराम से हो सकते हैं ये। तो 3 फैक्टोरियल वेज कितने होते हैं, टोटल 6 वेज होते हैं ये। सो 3 नंबर के आपके कितने, 6 वेज नहीं, 6 डिजिट्स ही लिख लो, 6 डिजिट्स बनेंगे आपके, ये 6 नंबर्स बनेंगे, है ना। तो 6 नंबर्स में आपका 3 जो है वो यूनिट प्लेस बनेगा। ऐसे ही जब आप 4 करेंगे तो भी 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आप जब 5 रखेंगे, ऐसे ही आप जब 6 रखेंगे, तो सारे आपके 3 फैक्टोरियल यानी 6 नंबर बनेंगे। ठीक है, सो अब 6 नंबर में 3 बाहर आएगा, तो 6 इंटू 3, प्लस 6 नंबर में 4 बाहर आएगा, 6 इंटू 4, 6 नंबर में 5 की बाहर मतलब यूनिट प्लेस आएगी, यूनिट प्लेस पे। तो इन सबको ऐड करोगे ना, 6 बार 5 ऐड करोगे, 6 बार 4 ऐड करोगे, 6 बार 3 ऐड करोगे, तो ये मतलब था। तो प्लस आएगा, यहाँ पे 2 लगा दिए मैंने, प्लस 6 बार आएगा, तो 6 इंटू आप कॉमन भी ले सकते हैं, 3 + 4 + 5 + 6, तो 6 4 10 18, 18 इंटू 6 108। ऑप्शन इज बी।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. A 5-digit number divisible by 3 is to be formed using the numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 5. तो 6 डिजिट्स हैं ये, ठीक है, और बनाना मुझे 5 डिजिट नंबर है विदाउट रेपिटेशंस, तो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए. द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन. तो पहली चीज़ जो मैं चेक कर रहा हूँ दैट इज डिजिट्स कौन से हैं मेरे पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 6 डिजिट्स हैं, बनाना मुझे 5 डिजिट नंबर है. इनका सम कितना आ रहा है, अगर मैं सम चेक कर रहा हूँ 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15. तो इनका सम 15 आ रहा है. दैट मीन्स कि जो मर्जी डिजिट बना लो, 0 तो ऐड करने से कुछ नहीं होगा, तो आपका 3 से जाएगा ही जाएगा नंबर. तो एक काम करते हैं, मैं पहले सिर्फ ये वाले डिजिट्स उठा लेता हूँ क्योंकि 5 डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे. तो इनसे जो भी 5 डिजिट नंबर बनेगा दैट इज़ डिविजिबल बाय 3. सो वो जो नंबर जाएगा वो 5 फैक्टोरियल वेज में बन सकता है नंबर, उतने नंबर बन सकते हैं, ठीक है. बट अब मैं 0 भी लेना चाहता हूँ, तो अगर मैं 0 लूँगा तो मेरे क्या नंबर बन सकते हैं, और अगर 0 लूँगा तो सिर्फ 3 को हटा सकता हूँ मैं. तो 0, 1, 2, 4, 5, इनसे भी तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, ये भी 3 से डिविजिबल हो रहा है इनका सम. तो ये कितने वेज है, अब मैं फर्स्ट प्लेस में तो 5 डिजिट में 1, 2, 3, 4, 5 नहीं रख सकता 0 को, तो यहाँ तो मेरे पास 4 ही तरीके हैं. सेकंड में मैं रख सकता हूँ, तो यहाँ भी 4 तरीके हो गए, ठीक है. अब 0 को मैं रख सकता हूँ लेकिन एक डिजिट मेरा फिक्स हो गया. अब 3, then 2, then 1. सो 4 × 4, ये प्लस कर देंगे और है तो 4 × 4 16, 16 × 6 96. 5 factorial is 120, so answer is 216. Option A. Next is 32nd question. Everybody in a room shakes hands with everybody else. The total number of handshakes is 66. The total number of persons in room is, total number of persons कितने हैं. सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको हैंडशेक के लिए 2 आदमी चाहिए. सो टोटल अगर n है मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन्स, तो NC2 इज इक्वल टू टोटल हैंडशेक 66, राइट. इसको सॉल्व कर लो आप बस. n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66. सो ये n में से 2 निकाल रहा हूँ मैं, n - 1, n - 2 कट जाएगा, और 2 फैक्टोरियल को इधर 132 कर दो. n² - n - 132 इज इक्वल टू 0. सो -12 + 11, यानी कि n कितना आ गया 12 एंड -11. ये रिजेक्ट हो जाएगा, n नेगेटिव नहीं हो सकता. n12 बी ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स that are formed by choosing the vertices from a set of 12 points, 7 of which lie in the same line. तो 12 पॉइंट्स टोटल हैं, तो उनसे तो 12C3 की टोटल ट्राइंगल्स आ सकती हैं मेरे पास, लेकिन 7 तो स्ट्रेट लाइन में है, तो उनसे तो ट्राइंगल बनेगी नहीं. तो माइनस कर देते हैं 7C3, उन 7 से जितनी भी ट्राइंगल बननी थी उन्हें माइनस कर देते हैं, ठीक है. इसको आप सॉल्व कर लेना और आपका आंसर कितना आएगा जी, डी, दैट इज 185. नेक्स्ट इज 36th क्वेश्चन. A number of 5, the number of 5-digit telephone numbers, 5 digit के telephone numbers having at least one of their digits repeated. कम से कम एक डिजिट रिपीट करना चाहिए, ठीक है. 2 भी कर सकते हैं, 3 भी, सारे भी कर सकते हैं. तो इसको हम कैसे करते हैं, एटलीस्ट 1 वाले केस को हम करते हैं टोटल -0 केस, टोटल माइनस नो रेपिटेशन वाला केस कर लेंगे, ठीक है. सो टोटल कितना है, 5 डिजिट का नंबर अगर मेरे पास, तो पहले डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है. देखो अब यहाँ पे क्या है, अगर तो मैं टेलीफोन नंबर्स लिखे हैं, अगर तो मैं मान रहा हूँ कि 0 अलाउड है फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, तो मेरा क्या आंसर, मेरा उसी से बुक में जो आंसर बन रहा है वो उसी केस से बन रहा है. लेकिन नॉर्मली हम 5 डिजिट में सबसे पहले 0 नहीं रखते हैं, लेकिन ये टेलीफोन डिजिट नंबर्स है, तो मे भी इसमें पॉसिबिलिटी है कि रख सकते हैं किसी कंट्री में या नहीं रख सकते हैं. तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ठीक है. सो इस केस को हम क्या है कि टेलीफोन में मे भी हम 0 पहली डिजिट रख सकते हैं. तो उस केस में क्या होगा कि पहले केस में भी मेरे पास 10 की 10 डिजिट्स अवेलेबल होंगी पहले डिजिट के लिए.
दूसरी के लिए भी 10 क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, टोटल निकाल रहा हूँ मैं तो ऐसे ही मेरी पांचों में 10 अलाउड है, इनटू करेंगे आपका ये 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस रेपिटेशन, नो रिपीट वाले कितने हैं, नो रिपीट वाले तो सिंगल है हमारे। अब नो रेपिटेशन में भी 0 तो पहले अब रख रहे हैं तो रख ही रहे हैं, तो पहले के लिए सिंपली 5 फैक्टोरियल ही रख लो, अब तो सिंपल केस है। अच्छा सॉरी 5 फैक्टोरियल नहीं रखेंगे, डिजिट्स तो मेरे पास 10 है, तो 10p5। ठीक है, सो 10p5 जो है ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा जी सॉल्व होके 30240। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 69760। ठीक है, जो आप दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें हम फर्स्ट डिजिट पे 0 नहीं ले सकते, उस केस में अगर आप करेंगे ना ये चीज़, तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पे ही नहीं आ सकती, तो ये 90,000 हो जाएगा। माइनस इधर आप क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे आपके पास 9 ऑप्शन है, दूसरे पे भी 9 ऑप्शन है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, ऐसे 5 डिजिट बना लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27216 करके। तो आपका आंसर इससे थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। 10 में से 6 गया देखो 4, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 में से 2 गया 6, ये कुछ वेरी करेगा फिर आपका आंसर। ठीक है, सो आंसर इज दिस। सो इन केस आपका 0 अलाउड नहीं है फर्स्ट डिजिट टेलीफोन नंबर तो ये बनता, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट डिजिट 0 अलाउड कर रहे हैं तो हमारा आंसर बुक के हिसाब से फिर ये आ रहा है। ठीक है, सो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, बुक के लिए हम दोनों मैंने केसेस आपको बता दी। नेक्स्ट इज 40 क्वेश्चन। गिवन 5 डिफरेंट ग्रीन डाइज, 4 डिफरेंट ब्लू डाइज and 3 different red dice. The number of combinations of dice which can be chosen taking at least 1 green and 1 blue die. इसमें अब खास बात क्या है कि कॉम्बिनेशन में 1 ग्रीन और 1 ब्लू तो होनी चाहिए, पर कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, एक डाई भी ले सकता हूँ मैं, कोई भी नहीं ले सकता, इस टाइप की। बस ये है कि 1 ग्रीन और 1 ब्लू होनी चाहिए, तो मिनिमम 2 तो होंगी डाई देखो, लेकिन मैक्सिमम नंबर का कोई इसमें कोई कितनी भी हो सकती हैं, सारी भी हो सकती हैं। ठीक है, सो इसमें कोई फिक्स्ड नहीं है कि मुझे 5 डाई निकालनी है या मुझे 4 डाई निकालनी है। तो ऐसे केसेस में मैं टोटल केसेस पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ग्रीन डाई की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ग्रीन डाई चुनने के कितने तरीके हैं। सो नंबर ऑफ वेज फॉर ग्रीन डाई, और ग्रीन डाई में एटलीस्ट 1 लगा हुआ आपका। सो एटलीस्ट ग्रीन डाई आपकी क्या होगी भाई, या तो 1 होगी, सॉरी यहाँ पे मैं n नहीं डालता, कितनी है मेरे पास टोटल 5 ग्रीन डाई, तो या तो मैं 5 में से 1 ग्रीन डाई भी हो सकती है, या 2 भी हो सकती हैं, या 3 भी हो सकती हैं, या 4 भी हो सकती हैं, या 5 की 5 भी हो सकती है। 0 वाला केस नहीं ले रहा हूँ मैं, 5 से 0 नहीं ले रहा हूँ। तो ये किसके बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था कि अगर NC1 से लेके NC5 तक होता है, NC0 ओमिट होता है तो वो 1 होता है NC0, तो 5C0 विल बी 1, तो ये 2 की पावर 5 माइनस 1 होगा। ठीक है, अगर इसको आप दूसरे तरीके से देखोगे तो क्या है, मेरे पास ग्रीन, जैसे ग्रीन 5 डाई हैं, तो 5 डाई हैं मेरे पास ग्रीन, पहली को 1 2 3 6 बना दिया मैंने, इसको काट दो। पहली को चूज करने का या तो मैं लेके लूंगा या नहीं लूंगा, 2 तरीके हैं। अगली के भी लूंगा नहीं लूंगा, 2 तरीके हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 तरीके हर के हो जाएंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा जी। सो 2 की पावर 5, लेकिन एक कम करूंगा ना, एक तरीका कौन सा जिसमें सारे में नहीं ले रहा मैं, क्योंकि कम से कम एक तो लेनी है, तो यहाँ से भी 2 की पावर 5 माइनस 1 दोनों केसेस में। नाउ द सेम थिंग गोज फॉर कि मेरे पास ब्लू डाइज का एटलीस्ट 1 ब्लू डाई भी लेनी है। सो ब्लू डाई के केस भी कितने हो जाएंगे, एटलीस्ट 1 ब्लू डाई। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इसके कितने हो जाएंगे, इसके भी 2 की पावर 5 माइनस 1 हो जाएंगे।
ओके, अब कौन सी बची है? रेड डाई। रेड डाई के टोटल केस कितने बनेंगे? रेड डाई के टोटल केसेस बनेंगे, इसमें कोई एटलीस्ट नहीं है। सो इसके मेरे पास कितने केस बन सकते हैं कि ये बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो 2 की पावर 3 है ना मेरे पास रेड, कितने? हाँ, 3 डिफरेंट रेड है। तो बस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब मेरा जो टोटल केसेस आएगा 2 की पावर 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 32। 32 माइनस 1 इज 31, इंटू ये भी 31, इंटू ये 8, तो ये आपका आ जाएगा 3720। देखो मैंने इसमें गलती कर दी है, ये 4 डिफरेंट ब्लू डाइज है, मैंने 5 ले लिए हैं। सो इसको करेक्ट कर लो प्लीज़। सो 4 डिफरेंट की जगह ब्लू, 4 डिफरेंट ब्लू डाइज, तो यहाँ 2 की पावर 4 माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 16 माइनस 1 इज 15, एक आ जाएगा आपका 15। 15 इंटू 8 120, 31 इंटू 120, 12 1 12, 12 3 36, 3 7, बिल्कुल ठीक है जी। मैंने गलती से 4 ले लिया था, 5 ले लिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44. The number of different words that can be formed from the letters of the word intermediate such that two vowels never come together. तो 2 vowels को इकट्ठे नहीं आने देना है जी। तो 2 vowels को इकट्ठे नहीं आने दूंगा तो कॉन्सोनेंट्स पहले बिछा लेता हूँ। सो N है कॉन्सोनेंट, T है कॉन्सोनेंट, R है कॉन्सोनेंट, M है कॉन्सोनेंट, D है कॉन्सोनेंट, T है कॉन्सोनेंट। T रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। सो कॉन्सोनेंट्स को 6 प्लेसेस में मैं फिट कर रहा हूँ। तो कितने उसमें आएंगे? 6 फैक्टोरियल वेज में, अपॉन T रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल वेज। अब इसके बाद जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स के लिए हम क्या करेंगे? कितने वॉवल्स हैं? आई, ई, ई, ई 3 बार रिपीट हो रहा है, आई 2 बार रिपीट हो रहा है, ए। सो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं लेकिन प्लेसेस कितनी है? 7 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7। सो इंटू 7p 6 अपॉन कितना रेपिटेशन हो रहा है? रेपिटेशन हो रहा है 3 ई हैं और 2 मेरे आई हैं। ठीक है, अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 360 इंटू 420, दैट इज इक्वल टू 151200। Next is 48th question. The total number of ways in which 6 plus and 4 minus signs can be arranged in a line such that no two signs negative occur together is. So no two negative signs should be together. So let us first arrange the positive signs. So positive signs कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइंस अरेंज कर दिया। ठीक है, तो अब ये कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? कोई डिफरेंस ही नहीं, आप देख लो, आप प्लस प्लस को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सो इट इज 6 फैक्टोरियल बाय रेपिटेशन। 6p6 तो डिफरेंट के लिए होता है, अगर रिपीट करें तो 6 से डिवाइड कर देंगे 6 फैक्टोरियल से ही, इनटू नाउ। अब जो अलग चीज है मेरी, दैट इज व्हाट, कितनी जगह आ सकता है नेगेटिव साइन? 1 2 3 4 5 6, 7 जगह आ सकता है। सो आप कह सकते हैं जी हम 7p कितने करने हमने अरेंज? 4 अरेंज करने हैं, 7p4, 4 प्लेसेस में अरेंज हो जाएंगे। बट आप खुद देखो नेगेटिव साइंस भी तो एक जैसे ही हैं। सो कहीं पे भी 4 आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। दैट मीन सिंपल सिलेक्शन हो गया, दिस कैन बी 7c4। ये 7c4 ही बन गया एक्चुअली, ये तो 1 ही बन गया, एंड दिस इज 7c4। सो आंसर इज 7p4 से अगर आप कर रहे हो तो 7 इंटू 5 इंटू 6, सॉरी 7 इंटू 5 इंटू 6 पहले लिख दिया मैंने, आप इसको ऑर्डर में, फर्क कोई नहीं पड़ रहा, बट 5 4 से आपका हो जाएगा 7 माइनस 3 और नीचे आपका 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2। सो 3 2 6, ये 4 गया यानी
35 is my answer. Next is 49th question. A committee of 6 is to be chosen from 10 men and 7 women. So 10 men, 7 women. 6 की कमेटी बनानी है. So as to contain at least 3 men and 2 women. So at least 3 men होने चाहिए. So 3 men, 3 women हो सकता है एक केस, और 4 men, 2 women हो सकता है एक केस. दो केस हो सकते हैं. 6 की कमेटी बनानी है. 4 वुमेन और 2 मैन नहीं हो सकता, क्योंकि 3 मैन तो मुझे एटलीस्ट चाहिए और वुमेन 2 चाहिए. तो ये दो केस ही बनेंगे. In how many different ways can this be done if two particular women refuse to serve on the same committee? So दो particular women कहती हैं हम एक साथ नहीं रह सकते. So आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको टोटल केसेस माइनस 2 वुमेन हमेशा आए वो ले सकते हैं. 2 वुमेन ऑलवेज टुगेदर वाली बात वो कर सकते हैं. ठीक है, ये हमेशा उसमें रहेंगी उस कमेटी में. टोटल केसेस आपके कितने हो जाएंगे? टोटल केसेस इज सिंपल. 10 मेन में से आप क्या कर सकते हैं, 10C3 इंटू 7C3 प्लस 10C4 इंटू 10C2. ये मेरे टोटल केसेस हो गए. ओके, और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं, 2 वुमेन हमेशा रहेंगी. तो 2 वुमेन जो हमेशा रहेंगी वो कौन से केसेस होंगे? अगर 2 वुमेन आ गई, इसमें अगर मैंने 2 वुमेन ऑलरेडी फिक्स कर दी तो मुझे एक ही वुमेन चूज करनी पड़ेगी, सिर्फ एक रह जाएगी. और इधर तो वो भी नहीं रहेगी, दो ऑलरेडी वही दोनों होंगी. तो इसमें बनेगा 10C3, फर्स्ट केस में 10C3 इंटू, अब 2 वुमेन निकल गई हैं तो 5 रह गई हैं. यहाँ से 5 में से एक वुमेन सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, प्लस ब्रैकेट डाल सकते हो आप यहाँ. और नीचे में तो 10C4, 4 आदमी कर लो, 2 वुमेन तो वहीं की वहीं हैं, दोनों की दोनों सिलेक्ट कर लिया हमने. ये आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, राइट. और आपका आंसर इसको सॉल्व करके 7800 आ जाएगा, सारे को सॉल्व करके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. A box contain 2 white balls, 3 black balls and 4 red balls. So 2 white balls है मेरे पास, 3 black balls है मेरे पास, 4 red balls है. The number of ways 3 balls, कितनी balls निकालनी है आपने? 3 balls निकालनी है. Be drawn from the box if at least one black ball is to be included in the draw. At least एक बॉल होनी चाहिए. तो 3 केस हो जाएंगे. 3 केस कौन से होंगे कि एक बॉल हो ब्लैक, या 2 हो ब्लैक, या 3 हो ब्लैक. तीनों ब्लैक, कुछ भी हो सकता है. सो पहला केस जब 1 ब्लैक बॉल आएगी, ठीक है, देखो 1 ब्लैक और 2 ब्लैक और 3 ब्लैक, कुछ भी हो सकता है, राइट, क्योंकि 3 ही बॉल निकालनी है. सो अब इसमें केस क्या बनेगा आपका, जब 1 ब्लैक होगी तो कितना केस आएगा, 3 में से एक ब्लैक बॉल आपने निकाल ली. अब बाकी पे तो कोई कंडीशन नहीं है. कितनी बॉल्स बची, 4 + 2 6 बॉल्स बची. तो 6 में से बाकी 2 निकाल लो, प्लस अगर 2 ब्लैक हैं तो 3 में से 2 ब्लैक बॉल्स, राइट, इनटू 6 में से एक बॉल निकालेंगे, प्लस अगर 3 ब्लैक बॉल निकालनी तो 3 में से 3 ब्लैक बॉल. अब तो आगे चाहिए ही नहीं, हमें निकाल ही नहीं सकते हम बॉल्स, खत्म बस ये. इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा. सो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये सारा सॉल्व होके 64. Next is 52nd question. 3 letters can be posted in 5 letter boxes in 3⁵ ways. Okay. अब ये ट्रू और फॉल्स है, ये हमें बताना है. देखो 3 लेटर्स है, लेटर बॉक्सेस कितने हैं, 5. 1 2 3 4 5. अब मेरे पास जो फर्स्ट लेटर है, माय फर्स्ट लेटर, उसको मैं कितने इस बॉक्स में डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ. इस बॉक्स में डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ. इसमें डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ. इसमें डाल सकता हूँ, बिल्कुल. इसमें, बिल्कुल, जिस मर्जी में डालूं. कितने वेज हैं उसके पास? नंबर ऑफ वेज फॉर
फर्स्ट लेटर टू बी पोस्टेड 5, सेकेंड लेटर फिर भी कहीं भी डाल सकता हूँ, उन्हें थोड़ी बोला कि पहले लेटर बॉक्स में चली जाएगी तो दूसरे में नहीं डालना। अगर उसने ऐसा बोला होता फिर मैं परम्यूटेशंस लगाता, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज फॉर सेकेंड लेटर टू बी पोस्टेड वो भी 5 है, और थर्ड के लिए वो भी 5 है। तो कितनी ऑप्शंस होगी मेरे पास? 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5⁻3। सो ये क्या हो गया जी? इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज 53rd क्वेश्चन। In the permutations of n things are taken together, ठीक है, the number of permutations in which m particular things occur together, ठीक है, n चीजों में से मैंने r लेनी है चीजें, उसमें भी m particular things जो हैं वो together occur कर रही हैं हमेशा, so उसके permutations क्या होंगी? number of permutations। अब आप देखो आपके पास m चीजें मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ कितनी सिलेक्ट करनी है मुझे? r माइनस एम सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सो m तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर ही चुका हूँ, n माइनस एम चीज़ों में से सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा? पहले तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो वे ऑफ सिलेक्शन, इनको सिलेक्ट करने का कितना तरीका है? n माइनस एम सी r माइनस एम। फिर उसके बाद जो मैं ये ले रहा हूँ m, ये m फैक्टोरियल, चलो m फैक्टोरियल वेज में बाद में करेंगे। अब ये r माइनस एम चीजें हैं और ये पूरा एक पैकेट है, सो r माइनस एम प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट, और इनटू m फैक्टोरियल, आपस में ये m फैक्टोरियल वेज में भी कर सकते हैं अंदर। अगर आप इसमें से अब p में चेंज करना चाहें इसे, तो इसमें से एक निकाल लो, तो क्या निकलेगा? r माइनस एम प्लस 1, अगला क्या होगा? r माइनस एम फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल। अब ये r माइनस एम फैक्टोरियल अगर मैं n माइनस एम फैक्टोरियल के साथ c के साथ में लगा दूंगा तो ये p कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट वुड बिकम n माइनस एम p r माइनस एम मल्टीप्लाई बाय r माइनस एम प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल। ये समवेयर नियर नहीं है, ये पार्ट ठीक है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, सो इट इज false. Next is 55 question. If some or all of n objects, some or all of n objects are taken at a time, the number of combinations is 2 की पावर n minus 1। ये ट्रू है जी। क्यों ट्रू है? क्योंकि इसमें क्या होता है अभी, आप इसमें वो एटलीस्ट 1 वाला क्वेश्चन है ये, कि आप कम से कम एक तो ले रहे हैं ना, सम में 1 भी तो आता है, बस 0 वाला केस नहीं ले रहे, ठीक है। अब इसमें कोई भी आइटम है, n ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसको या तो ले रहे हैं या नहीं ले रहे, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो एक ऑब्जेक्ट को चॉइसेस हैं, या तो हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। ऐसे ही n ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट के पास है, हर ऑब्जेक्ट के पास ऐसे ही 2 चॉइसेस हैं, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n बार। सो टोटल चॉइसेस कितनी है? 2 की पावर n। लेकिन उसमें से एक केस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन सा केस? जब हम सारे जो है नहीं ले रहे, क्योंकि उसने ये केस लेने को नहीं बोला है। सम और ऑल एक ले सकते हो या एक से ज्यादा, ठीक है। तो आंसर इज वेरी मच ट्रू, और ये उसी के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट होता है? एक ले रहे हैं या फिर 2 ले रहे हैं n में से, या फिर 3 ले रहे हैं, या फिर हम सारे ले रहे हैं, ये इसी के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट इज 56th question. There will be only 24 selections containing at least 1 red ball out of a bag containing 4 red and 5 black balls. It is being given that the balls are of same color are identical. Identical हैं balls, ठीक है। Identical balls उसने बोल दी, तो मेरी at least 1 red ball में 2⁴ - 1 जो मैं तरीका लगा सकता था वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि 4C1 प्लस 4C2 यही था ना, ये टिल 4C4 तक एटलीस्ट 1 रेड बॉल या 2 बॉल या 4 बॉल, पर सिलेक्शन तो मैं तब करूंगा ना जब अलग अलग दिखेंगी। अब
बॉल्स तो आइडेंटिकल हैं। अब मैंने पहली बॉल निकाली या मैंने उसके बाद 2 बॉल निकाली। अब 4C1 निकालने के यहाँ पे 4 तरीके आएंगे, ठीक है। तो 4C1 निकालने के 4 तरीके, एक बॉल निकालने के 4 तरीके, लेकिन जब बॉल्स ही मेरी आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो बॉल्स मेरी आइडेंटिकल हैं चारों, ठीक है। अब मैं एक बॉल मैंने निकालनी है इसमें, तो 4 तरीके थोड़ी हैं, एक ही तरीका है, गलत हो गया है, ठीक है। अब मैं 2 बॉल्स निकालूंगा इसमें से, उसके लिए कोई मेरे पास 4C2 सॉल्व करके जितने भी तरीके आएंगे मेरे पास, वो तरीके थोड़ी हैं, सिर्फ एक ही तरीका है। 2 बॉल जो मर्जी हाथ जो मर्जी उठाओ, 2 आनी है, रेड कलर की ही आनी है, कोई डिफरेंट नहीं हो रही है सिलेक्शन, क्योंकि बॉल्स ही सेम है, क्या सिलेक्ट करूं। सो इसका मतलब सारे मेरे 1 1 ही आने हैं, 4C4 भी 1 आना है। तो 4 बॉल्स, वन बॉल सिलेक्ट करने का एक तरीका, 1 रेड बॉल सिलेक्ट करने का एक तरीका है, 2 रेड बॉल्स का भी एक तरीका है, ठीक है, 3 का भी एक तरीका है, और 4 का भी एक ही तरीका है। सो एटलीस्ट 1 रेड बॉल सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। सो एटलीस्ट 1 रेड बॉल, सो यहाँ नंबर ऑफ वेज लगा लेना, टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1 रेड बॉल इज 4, ठीक है। अब बात आ जाती है ब्लैक बॉल्स की। अब ब्लैक बॉल्स कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी, हाँ 5 ब्लैक बॉल्स। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए ब्लैक बॉल्स के? अब इसमें उसने बोला है एटलीस्ट 1 नहीं बोला है, तो 0 का भी एक केस आएगा, ठीक है। तो 0 का भी एक केस आएगा, तो कितने हो जाएंगे वो? 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5, और एक 0 का केस। दैट मीन्स 0 बॉल्स, 1 बॉल, 2 3 4 और 5 ब्लैक बॉल्स। सो कितने तरीके हो गए? 5। सो टोटल वेज कितने हो गए अब मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 हो गए, सॉरी। सो टोटल वेज कितने हो गए मेरे पास एटलीस्ट 1 रेड बॉल को मिला के? 4 × 6 दैट इज 24। सो दिस इक्वेशन इज वेरी मच ट्रू। Next is question number 57. 18 guests are to be seated half on each side of a long table, ठीक है। तो दोनों तरफ 9 गेस्ट ने बैठना है। 4 particular guests desire to sit on one particular side and 3 others on other side of the table. So 4 guest एक तरफ बैठेंगे और 3 guest एक particular तरफ बैठेंगे, ठीक है। The number of ways in which the seating arrangements can be made is this. तो true और false हमें बताना है। So इसमें देखो मेरे पास ये टेबल आ गई सपोज। अब 4 लोग तो एक पर्टिकुलर साइड बैठ जाएंगे, सपोज इस साइड बैठ गए 4 लोग, 3 लोग इस तरफ बैठ गए दूसरी तरफ, ठीक है जी। अब 9 बैठने हैं, तो 9 बैठने के लिए अब यहाँ पे मुझे कितने चाहिए? मेरे पास कितने हैं? 18 है, दोनों तरफ मुझे 9 बिठाने हैं। अब जो मेरे पास जगह बची वो 6 लोग यहाँ बैठ सकते हैं और 5 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। अब आप 4 और 3 यानी 7 लोग तो फिक्स हो चुके हैं, तो 18 में से 7 निकाल दो, 11 में से मुझे बिठाने हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे इस जगह पे बिठा रहा हूँ 11C6 वेज में, तो 6 जने बैठ गए। अब बचे ही 5 है, अगर आपने 5C5 करना है ठीक है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि 5 ही लोग बचे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। अब मेरे पास जो ये 9 लोग बने हैं इनको तो मैं परम्यूट कर सकता हूँ, परम्यूटेशन कर सकता हूँ इनको, ठीक है, ये रीअरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इधर भी जो 9 बने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसे भी मैं 9 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूँ, रीअरेंज। सो मेरे को सॉल्व करेंगे तो 11C6 का कितना आ गया जी? 11 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 11 - 6 5 फैक्टोरियल, इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल।
So this equation is very much true. Next है जी 59th क्वेश्चन. To fill 12 vacancies there are 25 candidates. 12 vacancies हैं, 25 candidates हैं, of which 5 are from scheduled caste. ठीक है. So मेरे पास 25 candidates total हैं और उसमें से 5 जो हैं वो scheduled caste से हैं और बाकी जो हैं वो जनरल से हैं, 20 कैंडिडेट्स. इफ 3 ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स. सो 3 वैकेंसीज जो हैं वो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं. वाइल द रेस्ट आर ओपन टू ऑल. तो बाकी के जो हैं वो ओपन टू ऑल हैं. द नंबर ऑफ वेज इन विच द सिलेक्शन कैन बी मेड इज दिस. सो अब इसमें देखो कि मेरे पास 3 जो है वो तो रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं, तो वो तो मेरी कहाँ से आने वाली हैं, 5C3 से, राइट. अब बाकी की जो है इट इज़ ओपन टू ऑल. ओपन टू ऑल का क्या मतलब होता है कि ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए भी अलाउड है और SC के लिए भी अलाउड है. जो बाकी 2 जने बचे हैं वो यहाँ पे compete कर सकते हैं. सो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 जने यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी में सिलेक्ट हो गए, 2 इसमें बचे हैं अभी, तो वो यहाँ एडअप हो जाएंगे. तो 22 में से हम बाकी के 9 जने निकालेंगे तभी मेरी 12 जो है वैकेंसीज फिल हो पाएंगी. सो दिस इज ट्रू आंसर एंड दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61. 5 boys and 5 girls form a line. Find the number of ways of making the seating arrangement under the following conditions. पहली चीज है बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेट. तो बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट करेंगे तो 5 आप बॉयज की जगह फिट कर लो ए के लिए, ठीक है. सो 5 फैक्टोरियल में जो है बॉयज कर सकते हैं. आप गर्ल्स जो है इनके ऑल्टरनेट करेंगी, बाद में आप गर्ल्स बिठा लो, चाहे यहाँ पे आप गर्ल्स बिठा लो, ठीक है. सो 5 फैक्टोरियल वेज में बॉयज कर सकते हैं अरेंज, 5 फैक्टोरियल वेज में गर्ल्स कर सकती हैं, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं. सो 2 वेज जो हैं आप ये कह सकते हैं कि 2 वेज में मैं उसको इंटू 2 भी कर सकता हूँ. सो इंटू 2, ठीक है. सो 2 वेज में ये आपस में डिजाइनिंग हो. अब इससे यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, देखो अगर आप देखेंगे तो 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 हो रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन मेरी मैच कर रही है इससे. ओके. नेक्स्ट है नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. नेक्स्ट इज बी पार्ट. नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर. तो 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठ रही हैं. सो हम इसमें क्या करते हैं कि बॉयज़ को पहले बिठा लेते हैं 5 फैक्टोरियल वेज में, और अब मेरे पास कितनी जगह हो जाएंगी, 6 जगह हो जाएंगी मेरे पास, है ना, जिसमें मैं गर्ल्स को बिठा सकता हूँ. ओके. सो इसमें मेरा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 6p5. इसको आप सॉल्व करेंगे अगर, तो 5 फैक्टोरियल तो ये है, 6p इज 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 5 1 फैक्टोरियल. ठीक है. सो मेरी फर्स्ट ऑप्शन इसके साथ मैच कर रही है. नेक्स्ट इज मेरे पास है जी सी, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, और डी दोनों को इकट्ठे देखेंगे, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. देखो पहले मैं डी करूंगा, ऑल गर्ल्स आर नेवर टुगेदर. सो टोटल केसेस कितने हैं इसमें, 10 हैं हमारे पास. तो 10 बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो 10 फैक्टोरियल वेज में वो आपस में जैसे मर्जी अरेंज हो सकते हैं. और गर्ल्स नेवर टुगेदर में हम क्या कर सकते हैं कि गर्ल्स को इकट्ठा कर लेते हैं. तो गर्ल्स को जैसे ही मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, 5 को पैकेट बना लेता हूँ, तो 5 और यहाँ पे 5 बॉयज़ आ जाएंगे. ठीक है. तो ये लड़कियाँ कभी भी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए. टोटल में से मैं हमेशा इकट्ठी का माइनस कर देता हूँ. तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल हो जाएगा बॉयज़ के लिए. मतलब 5 फैक्टोरियल बॉयज़ का 5 + 1 पैकेट, तो 6 फैक्टोरियल वेज में, राइट. और 5 गर्ल्स हैं, वो आपस में 5 फैक्टोरियल वेज में वो भी हो सकती हैं. ठीक है. सो आंसर इज वेरी मच सेकेंड. आप देखो ये 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या है,
कि गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब हमारे पास जो ऑप्शन बच रही है वो बच रही है ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर की फोर्थ, लेकिन ये दिया हुआ है 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है, जबकि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल है। तो आंसर शुड भी यहाँ पे सीधा सीधा, ये देखो ना, ये ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर अपने आप निकाल रखा ना उसने, सो आंसर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। अब आप देखो कि ये क्यों है, ये इसलिए है कि 5 फैक्टोरियल देखो गर्ल्स को अरेंज कर दिया उसने, 5 फैक्टोरियल बॉयज़ को इकट्ठे बिठा के अरेंज कर दिया, और 2 फैक्टोरियल में उन्हें आपस में अल्टा पल्टा कर दिया। तो देखो वो गर्ल्स को तो इकट्ठे बैठने को बोल रहा है, उसने ये कहा है कि बॉयज़ जो है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि बॉयज़ जो है वो इकट्ठे रहेंगे। सो इसका ये फोर्थ ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है। आंसर शुड बी 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी तो वो टोटल माइनस गर्ल्स टुगेदर माइनस कर रहा है ताकि गर्ल्स कभी इकट्ठी ना हो, ठीक है। सो ये आप इसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि यहाँ पे जो है बॉयज़ भी इकट्ठे बिठा रहा है जबकि ये कहीं नहीं लिखा है। आंसर शुड बी दिस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज 63rd क्वेश्चन। Using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a number of 4 different digits is formed। ठीक है जी, हमने 7 डिजिट्स हैं हमारे पास, ये इससे 4 डिजिट नंबर बनाना है डिफरेंट डिजिट्स का। फाइंड C1 C2 मैच करना है हमने, ये C1 है, कॉलम 1 कॉलम 2। हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म्ड, ए में कितने नंबर्स फॉर्म करेंगे डिफरेंट डिजिट्स के, तो आई थिंक सीधा सीधा ये तो कि 7P4 हम यूज़ करेंगे, और 7P4 इज़ आपका ये निकल आएगा 840, सीधा ही, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बी, हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। सो एग्जैक्टली अगर डिविजिबल बाय 2 की मैं बात कर रहा हूँ तो 1 2 3 4, सो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस हैं, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 3 ऑप्शन है मेरे पास यहाँ। बाकी 7 डिजिट्स में से एक यहाँ आ गया, तो 6 × 5 × 4, so it is 30 × 12 is 360। so B की ऑप्शन मेरी क्या आ गई जी, 3। नेक्स्ट C, हाउ मेनी नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। सो 25 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो 25 आता है, 75 आता है, 50 आता है, 100 आता है, तो डिफरेंट डिजिट्स रखने हैं, रिपीट तो हमने करने नहीं। सो C ऑप्शन के लिए अगर मैं 25 और 75 जो मुझे इसमें दिख रहे हैं, 2 ऑप्शंस बन सकती हैं, ठीक है। सो 1 2, सो यहाँ पे मेरे पास 2 डिजिट्स मैंने निकाल लिए। सो 2 मेरे अब 7 में से मेरे पास कितनी ऑप्शन रहेगी, 5 यहाँ रहेगी, 4 यहाँ रहेगी, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। सो 20 20 40 ऑप्शंस मेरे पास ये बन जाएंगी। सो C का इज चॉइस इज 40। लास्ट जो है तो D ऑप्शन अब जो बचा वो 200 बचा, लेकिन एक बार वेरीफाई ज़रूर करेंगे हम। हाउ मैनी ऑफ दीज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अब 4 से डिविजिबल वाले में मेरे को जो लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो डिविजिबल बाय 4 होने चाहिए। ओके, ठीक है, ये वाली बात आपकी। अगर मैं 2 रख रहा हूँ, और क्या रख सकता हूँ मैं, 4 रख सकता हूँ, और मैं 6 रख सकता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो मेरे कौन कौन से जाते हैं, 12 जाता है, बिल्कुल 1 आ सकता है, 22 नहीं, 32 बिल्कुल आ सकता है, 42 नहीं, 52 बिल्कुल आ सकता है, 72 भी आ सकता है, ठीक है। सो कितनी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आ गई बेसिकली मेरे पास। सो 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस भर गई यहाँ पे, 2 डिजिट्स के लिए अब 7 में से 2 भरे जा चुके हैं। सो 5 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ है, 4 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ है, और 4 ही ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे है। सो 5 × 4 20, 20 × 4 80 ऑप्शंस तो मेरे पास यहाँ पे ये बन गई। अब अगर मैं 4 वाला केस देखूं तो इसमें 14 नहीं जाता, 24 बिल्कुल जाता है, 34 नहीं, 44 4 देखो 44 में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि रिपीट नहीं करना, उसने डिफरेंट बोला था। सो 554 34 नहीं जाता है आपका, 44 में नहीं ले सकता हूँ, 54 भी नहीं जाता है, 64 ले सकता हूँ मैं, 74 नहीं जाता है। सो यहाँ मेरे पास 2 ऑप्शंस हो गई हैं, और यहाँ पे मेरे पास वही 5 और 4 हो जाएगा। सो 20 × 2 40 ऑप्शंस मेरे पास यहाँ आ गई। लास्ट केस में
6 वाले केस में मेरे पास 116 जाता है, 26 नहीं, 3 जाएगा, 5 जाएगा, 7 जाएगा, 36 जाता है, 56 जाता है और 76 भी 4 से जाता है। सो 4 ऑप्शन होगी यहाँ मेरे पास। सो 2 मेरी भर गई हैं डिजिट्स, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन बची हैं 7 में से, यहाँ पे 4 बचेंगी, ठीक है। सो 5 इंटू 4 इज 20 इंटू 4, ये 80 आ गया। सो 80 प्लस 80 160 प्लस 40 200, बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। सो डी जो है हमारा सेकंड पे ही जाके मैच कर रहा है।